खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक, बढ़ने लगा प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार। जनता से वोट की अपील, कहीं मिला समर्थन तो कहीं विरोध झेल रहे प्रत्याशी। देवास में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, युवती ने लगाया आरोप, पुलिस नहीं लिख रही एफआईआर, न्याय के लिए गुहार लगा रही है एएसआई की बहन। विश्वास सारंग ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, राजनीतिक आयोजन ही करती है कांग्रेस। पूछा सवाल, जनता के भले के बारे में क्यों नहीं सोचती कांग्रेस। लालकुआं के बजरी कंपनी आदि विभिन्न गांवों में लालकुआं प्रत्याशी हरीश रावत के पक्ष में प्रचार नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद ने किया। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत इस दौरान मौजूद रहे। लालकुआं पहुंचकर उन्होंने विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क किया और आम सभाओं में भी हिस्सा लिया। हरीश रावत के पक्ष में जनता से आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन भी मांगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विभिन्न गांवों में हरीश रावत ने आम सभा की और भारी बहुमत से कांग्रेस को मजबूत करने और उसे जिताने के लिए आम जनता से अपील की। बनाओ कांग्रेस की सरकार, बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, बनाओ कांग्रेस की सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे, 500 के पार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा, 500 के पार। जो कांग्रेस की सरकार, जो दाम सिलेंडर नहीं होगा, 500 के पार। जो पैसा 500 से बढ़ करके आपको देना पड़ेगा, उसको आपके खाते में डालने का काम करें। सरकार में आते ही 100 यूनिट बिजली फ्री करें। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री करें। मैं दोस्तों आपके जोश का के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपना चुनाव अभियान आपको सौंप रहा हूँ। आज के दिन से आप हरीश रावत हैं, आप हरीश दुर्गापाल हैं, आप हरेंद्र बोरा हैं, आप लालचंद हैं। आप घर घर गांव गांव निकल पड़िए और कांग्रेस के लिए लोगों से वोट मांगिए। जय हिंद, जय भारत। पूरे युवा जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है युवाओं की भागीदारी कितनी रहेगी हरीश रावत जी को जिताने में? युवाओं का पूरा समर्थन है हरीश रावत जी के साथ। और भाजपा की जो 5 साल की पिछली सरकार रही है, हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी मालिकाना हक को लेकर के, तो भाजपा वालों ने कहा था कि नगर पालिका का विरोध उन्होंने करवाया था, लोगों को भड़काया था। उसके बावजूद वो राजस्व गाँव नहीं दे पाए और लोगों को जो कांग्रेस ने नगर पालिका की देन दी थी वो भी वापस हो गई। और 5 साल से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, हर महिला वर्ग, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग इस समय हरीश रावत जी के समर्थन में हैं और मुझे पूर्ण। और लालचंद से हम जानेंगे कि हरीश रावत जी जब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो दौरे के लेकर आपकी रणनीति क्या बनाती है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है, प्रदेश को तो छोड़िए, राष्ट्र में उनका कद अपने आप बहुत बड़ा है। और हम सब कार्यकर्ता तो छोड़िए, हमारे जो जनता है, जनता में एक भारी उत्साह है और हरीश रावत जी बम्पर वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं हरीश रावत जी, वहां तो जनता उतावला है ही है। हर जगह एक कांग्रेस की ऐसी लहर है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र का समुचित। ये हमारे लिए भाजपा ने कुछ नहीं करा है। हमारे घरों में पानी भी आ गया था, हमारे देखा तक नहीं है। हमारे घर वाले भी कोरोना से खत्म हो गए, तभी किसी ने हमारा का आगे खबर ही नहीं ली है। तो हमें तो कांग्रेस सरकार ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से विधायक प्रत्याशी ज्योति राणा से खास बातचीत हुई। इस दौरान ज्योति राणा ने बताया कि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से वंचित रहना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में युवा रोजगार को लेकर परेशान रहते हैं। अब तक जो भी सरकारें रही है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा जब वे गाँव में जाती हैं तो सड़कें टूटी पड़ी रहती है, जिन पर गाड़ियों के टायर भी पंचर हो जाते हैं। तो ऐसी सरकारों से आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इन सभी चीजों को देखते हुए जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि इस बार जो विधायक चुनेंगे वो ईमानदार, कर्मठ और साहसी होगा और उन्होंने विश्वास जताया कि जीत उनकी ही होगी। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, जनता का सहयोग मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, उनका साथ देख के
वो कहते हैं मुझसे कि बम्पर वोटों से हम जिताएंगे, और मुझे ऐसा लगता भी है कि बम्पर वोटों से जीतूंगी। लेकिन मैं जगह जगह गई हूँ तो ना रोड की ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो कहते हैं कि रोड की हमें ज़्यादा परेशानी है। और हमारी देख ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं प्रचार, तो देख ही रहे हैं, कभी कार खराब हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। और बेरोज़गार का भी परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि बेरोज़गार लोग फिर रहे हैं। अगर बेरोज़गार हैं तो उन्हें किसी सुल्फा पी रहे हैं, कोई लड़के युवक, उन्हें कोई नौकरी नहीं है, रोज़गार ही नहीं है, तो सुल्फा पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई नशे का इंजेक्शन लगा रहा है। अगर उन्हें रोज़गार होता तो वैसा कहाँ टाइम ही मिलता ही ना उन्हें। तो मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी जाए, जिससे कि मेरे 69 विधानसभा में उन्हें रोज़गार मिले। ना 68 के आएंगे, ना 70 के आएंगे, सिर्फ 69 के ही लोग वहाँ पर रोज़गार करे जाएँ। अगर मैं विधायक बन गई तो 70% मैं अपने 69 विधानसभा के लोगों को वहाँ सिटकुल में रोजगार दिला दूंगी। शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोविड मामलों पर बात की और कहा कि नाइट कर्फ्यू के अलावा सभी तरह की पाबंदियां सरकार ने हटा ली है, क्योंकि सरकार ने वैक्सीन का काम जो है वो सुचारू ढंग से किया था, इसलिए केस बढ़े लेकिन मध्य प्रदेश में बीमारी की गंभीरता नहीं बढ़ी। हालांकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना बेहद जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं। यदि हम 22 जनवरी की बात करें, 22 जनवरी से और अभी तक लगातार पॉजिटिविटी कोरोना केसेस की बहुत कम हुई है। हम देखें तो मैक्सिमम लगभग 14% तक हम कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पर गए थे, 13.47, लगभग 14% तक हम पहुंच गए थे पॉजिटिविटी में, और आज वो घटकर 3.3 पर पहुंच गई है। लगातार केसेस कम हुए। यदि हम 24 घंटे की बात करें तो हमने लगभग 73,901 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 2,438 पॉजिटिव केस आए। अब मध्य प्रदेश में 22,390 एक्टिव केस हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू के अलावा जो भी प्रतिबंध थे वो सब हटा लिए गए हैं। अब आर्थिक गतिविधियां वैसे भी हमने कभी रोकी नहीं थी, पर अब किसी भी तरह के आयोजन में, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शादी हो, किसी भी तरह के कार्यक्रम में अब कोरोना से संबंधित कोई भी प्रतिबंध मध्य प्रदेश में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सभी प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश दिए हैं। ये सब इसीलिए हो पाया है कि हमने बहुत ताकत के साथ मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, और मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि वैक्सीन का सुखद परिणाम हमें देखने को मिला है, और इसी के कारण केसेस बढ़े जरूर, परंतु बीमारी की गंभीरता नहीं बढ़ी। इस दौरान विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ राजनीतिक आयोजन करती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाखों किसानों को करोड़ों की सौगातें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस के जमाने में किसानों को सिर्फ उत्पीड़न सहन करना पड़ता था। इस दौरान सारंग ने कमलनाथ के कर्ज माफी के दावे को झूठा बताया और कहा कि फसल बीमा की राशि भी कांग्रेस की वजह से किसानों को नहीं मिली है। ये प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस का कोई नेता, उन्हें तो केवल राजनीति करना है। कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ वो देखते नहीं है। राजस्थान में हालत बिगड़े हुए हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वहां प्रियंका गांधी को महिला के उत्पीड़न दिखाई नहीं देते। केवल राजनीति करने के लिए वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, पर जनता ये सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने हर समय हर राज्य में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चुस्त दुरुस्त किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उस समय उत्तर प्रदेश में केवल गुंडा राज था। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में समुचित लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे
जेलों के पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हुआ है। इस तरह के राजनीतिक प्रपंच से कोई बहुत फायदा नहीं होगा कांग्रेस को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानी जाती है। मध्य प्रदेश में उन्हें मामा कहते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप होता है और उसकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लिखती। ये मामला है देवास का, जहां पर एक पीड़िता है, उसका ऐसा कहना है कि उसके साथ हुए गैंगरेप की रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो बेहद परेशान है और पुलिस कप्तान एसपी के पास पहुंची है गुहार लगाने। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी की बहन है। मामले में पुलिस कप्तान ने न्याय दिलाने की बात कही है। ये पूरा मामला बागली थाना क्षेत्र के जटाशंकर नगर का है। यहाँ रहने वाली पीड़िता 28 जनवरी को पास के गांव में से लगभग रात की 11:30 बजे अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसका रिश्तेदार लखन उसे मिला और उसने उसे घर तक छोड़ देने की बात कही। लखन पीड़िता को घर की बजाय मंदिर के पास नाले पर ले गया, जहां पहले से ही उसके दोस्त संतोष, अजय और कल्लू थे। इन सभी ने मिलकर महिला से दुष्कर्म किया, जिसके बाद 2 अन्य लोग आए और उन्होंने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। डर के चलते कुछ दिन तो महिला घर से बाहर नहीं निकली। पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन उसकी मां इंदौर में अपने बेटे एएसआई के पास थी। 9 जनवरी बागली थाने पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब वो पहुंची तो पुलिस ने उसे झूठा करार दे दिया और लखन के खिलाफ धारा 376 का मुकदमा दर्ज किया। संतोष, अजय, कल्लू और सहयोगी के रूप में उसे बताया गया। इधर मामले में पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला अभी संदिग्ध है। आदिवासी महिला बार बार अपने बयान बदल रही है। इस पूरे मामले में डीएसपी करण शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी जांच फिलहाल अभी चल रही है। महिला एसपी के पास गई थी। प्रारंभिक तौर पर महिला ने जो नाम बताए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी जो लोगों के नाम बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ जांच के बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा महिला पुलिसकर्मी की बहन है, ये उन्हें नहीं पता था। जांच के लिए डीएसपी महिला अपराध को भी निर्देशित किया जा चुका है। बताओ किसने करा, क्या हुआ था, किस नाम से, क्या पूरा घटना बताएं आप। लखन और अजय और कल्लू और संतोष और बेलान और राजकुमार। अच्छा, और बस क्या हुआ था, आपको कहाँ ले गए थे, फिर पुलिस ने आपके साथ क्या करा, पूरा बताएं विस्तार से आप। जैसे आ रही थी उधर से तो उन्होंने उठा के मेरे को नाले तरफ ले जाते रहे। कितनी बजे रात में? हाँ, 11:30। कौन लेके उठा के? ये लखन ने, ये चारों लेके गए। फिर क्या करा इन्होंने? गलत करा। गलत काम करा? हाँ। क्या कोई घायल वायल भी करा आपको? हाँ, ब्लेड मारी ना। ब्लेड मार दी थी? हाँ, कहाँ पे? मारा भी खूब मेरे को। अच्छा, मारा ही हुआ। कहाँ पे मार दी ब्लेड आपको? बाथरूम की जगह ब्लेड मार दी। फिर आपने क्या करा? फिर 8 दिन तक मेरे से उठा भी नहीं आए। अच्छा, घर पे रही हैं आप? हाँ, घर पे रही हैं आप? हाँ। 8 दिन तक। फिर क्या हुआ? फिर बाद में गई रिपोर्ट करने। रिपोर्ट करना बाद में गई? हाँ। क्या बोले फिर पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि इसके का नाम मत बता, नहीं तो तेरे को जेल हो जाएगी। कौन पुलिस वाले बोले? टीआई ने भी बोला, ने मैडम ने भी। कौन सा थाने की बात कर रही हैं? हाँ, बागली तहसील। आपको पुलिस वाले कौन से थाने में ले गए थे, बताएं आप पहले। वहाँ पे भी ले गए थे, बड़ौदा। हाँ। बड़ौदा कितने बजे ले गए थे? उन्होंने ले गए हुए 10-11 बजे रात को? हाँ। कितने बजे छोड़ा रात में? 1 बजे रात को। अच्छा, रिपोर्ट लिखवाने कितने तारीख को गई थी आप? 9 तारीख को। रिपोर्ट कितने तारीख को लिखी? 10 को। 10 तारीख को लिखी। हाँ। इतनी लेट क्यों लिखी? अब क्या मालूम उन्होंने। अच्छा, और क्या बोली पुलिस रिपोर्ट ने लिखाई? पुलिस बोल रही, बोले तेरे को जेल हो जाएगी, इतने का नाम बताएगी तो। इतने सारों का नाम मत बताओ इनके। हाँ। अच्छा, तो फिर किसी से आपने सबके नाम बताए थे? हाँ, तो पुलिस पुलिस लेके ही नहीं, कोई मेन बनाए। अच्छा, एक कोई मेन बनाया। हाँ। अभी आपने जो शिकायत करी, किससे शिकायत करी? मैंने 6 कई करे। नहीं, अभी आप कहाँ पे आई हैं? बागली से। किसके यहाँ पे? से मिलने देवास में आप? वो देवास एसपी से मिलने आई हाँ, हैं? देवास से। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है कि एक अपराध दर्ज हुआ है जिसमें 4 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है और बाकी जांच अभी चल रही है। सर, उसमें महिला आज एसपी साहब के साथ शिकायत करने के लिए पहुंची, क्या शिकायत थी उसकी? शिकायत नहीं, उसका वो तथ्यों से अवगत कराने आई थी साहब को। साहब ने उसकी बात सुन के और उसको जांच को हमारे डीएसपी जो महिला अपराध है उनको भी निर्देशित किया कि उस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे।
जोबट के महाविद्यालय के खेल मैदान में एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टा लेकर किसी तरह की घटना को अंजाम देने वाला था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया। जोबट पुलिस को शुक्रवार देर शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाविद्यालय खेल मैदान के पास एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राजेश्वर डोडवे की जब तलाशी ली तो उसे लोहे का 12 बोर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। पुलिस ने यह जब्त कर लिया और आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी ने बताया कि कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की। ऐसा ही एक मामला जोबट कस्बा जोबट में भी हुआ, जहां पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही बताए गए आरोपी की तलाश शुरू की और घेराबंदी कर आरोपी विजय मौर्य को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से अवैध एक लोहे का 12 वर्ग देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया गया। पुलिस ने यहां भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, 12 बोर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया। थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उनके से कट्टा और कारतूस बरामद हुए। कहाँ का मामला और क्या है पूरा मामला सर? कल मुखबिर की सूचना पर से 2 आरोपियों से अलग अलग जगहों से हमने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस उनसे जब्त किए हैं और गिरफ्तार करके आज हम उनको कोर्ट पेश कर रहे हैं। कहाँ का मामला सर? एक अपने कस्बा जोबट का ही है, बस स्टैंड से जब्त किया है और दूसरा जो कट्टा है वो आरोपी से कॉलेज के पीछे से जब्त किया था। जो ग्राउंड है वहाँ से बैठा था हम लोग। कसरावत क्षेत्र के ग्राम सोनखेड़ी अहिर धामनोद के बीच मोड़ पर एक बस पलट गई। शनिवार को सुबह 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ। बड़वानी से कसरावत की ओर जा रही पाटीदार बस अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिससे बस में बैठे यात्री सहित ग्राम रेगवा जा रहे 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें खिड़कियों के अगले कांच के हिस्से से बस से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही 100 डायल सहित पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों, निजी वाहनों और एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को कसरावत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे इस हादसे में घायल हुए, जो अहिर धामनोद से ग्राम रेगवा स्कूल जा रहे थे। ग्राम खड़कवाड़ी की एक महिला को भी सिर और आंख में गंभीर चोट आई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।